morning, dear students. This is a class on offshore production and building technology for 6th semester diploma engineering students. In last class, we have covered till we were discussing in last class that what are the basic physical environment characteristics of an ocean. Okay, which are the parameters which should be known about the every person who is working on in offshore environment. Okay, these parameters which make the whole environment of an offshore is are wind, wave, current, and oceanographic parameters which are monsoon, climate, weather. So we have all discussed about it in last class. The one remaining parameter is current. Okay. So what is current? Current is nothing. It's the motion of water. Okay. Motion of water that occurs is basically current. Okay. So the flow is horizontal and cyclic in pattern. Okay. So as we know that why current is flowing, why the water within the ocean is moving. Okay, so the reason for the water is moving is that if there is a ocean. Okay, so यहाँ पे हमेशा फ्लो होता रहेगा, वाटर का मूवमेंट होता रहेगा. इस तरीके से वाटर एक मोशन में रहेगा, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन. ठीक है, so there will be always a motion in water and this motion is known as current. Okay, so ये motion क्यों होता है, what is the reason behind it? तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आप अर्थ के इक्विलेटरल्स के किसी पोल की तरफ मूव करते हैं. ओके, दीज आर द इट्स इक्विलेटरल्स एंड दिस इज इट्स पोल्स. ठीक है, तो आप पोल्स की तरफ व्हेन यू आर मूविंग थ्रू इक्विलेटरल्स टू द पोल्स, तो क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडिएंट वर्क करेगा. ठीक है, जैसे हम इक्विलेटर से पोल्स की तरफ मूव अप करते हैं तो इन दोनों जोन्स में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है और क्या होगा, जो वाटर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पूरा ऑल अबाउट द अर्थ इट इज कनेक्टेड. ठीक है, तो जब वाटर मूव करता है तो क्या होता है कि कहीं पे इनके बीच में हीट का डिफरेंस होगा. देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इक्विलेटरल्स एंड पोल्स. ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन these two parameters which are the main reason for the motion of water. क्योंकि क्या होगा, एक पोर्शन पे पर्टिकुलर वाटर जो होगा, जो हाई टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, वो वार्म एरिया होगा, एंड एक पोर्शन पे जो सनलाइट की कमी के कारण जो वाटर होगा इट विल बी एट लो टेम्परेचर. ठीक है, तो अब अगर वाटर है हमारा हाई टेम्परेचर पे है तो उसका वो कहाँ पे, वो लो प्रेशर पे होगा. ठीक है, और वाटर जहाँ पे लो टेम्परेचर पे है वो हाई प्रेशर पे होगा. तो हमेशा एक प्रेशर ग्रेडिएंट फॉर्म करेगा. तो प्रेशर ग्रेडिएंट की वजह से क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, तो इस वजह से वाटर का मोशन हमेशा जो भी आपका जो वाटर है उसमें टेम्परेचर ग्रेडिएंट जब भी वहां पे प्रेजेंट होगा, इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर ग्रेडिएंट देयर विल बी अ मोशन ऑफ वाटर एंड दिस मोशन इज नोन एज करंट. Okay, and the next point is velocity of current goes on decreasing when movement is taking place. Basically क्या होता है, ये आपका जो भी फ्लो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है. जैसे कि ये हम बेसिकली ये अगर आपका है ओशन का सरफेस, दिस इज योर ओशन सरफेस. ओके, ठीक है, ये जो वाटर का सरफेस है ओशन पे, तो क्या होगा, जो करंट्स है वो इस तरीके से मूव करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये जो मूवमेंट होता है वो आपका प्योरली वर्टिकल होता है किसी भी करंट का. और वाटर पे जाते जाते क्या होता रहेगा, वाटर पे जाते ये मान लिया हमारा सी बॉटम है. ठीक है, सी फ्लोर है. ठीक है, तो बॉटम की तरफ जैसे जैसे इसका मूवमेंट होगा, करंट का जो वेलोसिटी होगा उसका डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता जाएगा. ठीक है, करंट का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होता जाएगा जैसे हम वर्टिकली टॉप टू बॉटम हम मूव करेंगे. एंड एट द बॉटम, जो बॉटम होगा वहां पे करंट का जो वेलोसिटी होगा इट विल बी zero. The velocity of current will be zero at the sea floor or sea bottom. As you know that at the bottom the velocity become zero. Okay, इस तरीके से करंट फ्लो करेगी, इस तरीके से ये इसका डायरेक्शन रहेगा. ओके, यहाँ पे आते आते बॉटम पे आते आते इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, टॉप पे इट्स वेलोसिटी विल बी हाई. ओके, तो वेलोसिटी ऑफ करंट इज नोन एज ड्रिफ्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज नोन एज सेट. ठीक है, तो जो वेलोसिटी होता है करंट का, दैट वी कॉल द वेलोसिटी ऑफ करंट एज drift. Drift of water. What is the drift of water? That is known as current. Okay, and कौन सी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है. ठीक है, that direction is known as set. We call the direction in which the water is moving is known as set of that current. Okay, so
रीजन मैंने आपको बता दिया। तो क्या होता है, ये जो आपका करंट होता है बेसिकली एक तरीके से एजेंट होगा किसका, हीट हीट ट्रांसफर का, ठीक है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ये। क्यों, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे दो टाइप की करंट्स होती है, वार्म करंट्स भी होती है एंड कोल्ड करंट्स भी होती है अकॉर्डिंग टू इट्स टेम्परेचर। ओके, तो वहाँ पे वो वार्म जो एरिया होगा वहाँ पे टेम्परेचर हाई पे होगी करंट, ठीक है, और लो एरिया होगा वहाँ पे जो हमारी करंट होगी, जो वाटर होगा वो लो टेम्परेचर पे होगा। तो जब लो से हाई पे जो हमारा लो टेम्परेचर पे वो हाई प्रेशर पे है, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे अगर आप हीट का मूवमेंट भी देखें तो जो हीट का मूवमेंट होता है वो कहाँ आता है, जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का मूवमेंट होता है। तो एक तरीके से जो आपका जो करंट है वो हीट डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ओके, तो दो टाइप की करंट होती है, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट करंट कि करंट क्या होता है, करंट, ठीक है, करंट क्या होता है एंड इसका किस तरीके से साइक्लिक पैटर्न होता है, किस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में ये होता है, और जो वाटर में जाके करंट की जो वेलोसिटी है दैट बिकम जीरो। ओके, नेक्स्ट आपका टाइड्स। व्हाट आर द टाइड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइड्स को जनरेट होती है। टाइड्स बेसिकली दीज आर periodic rise and fall of the ocean surface due to unequal gravitational attraction of sun and moon of the earth, ठीक है। जो आपका जो ओशन का जो सरफेस है उसमें पीरियडिक एक टाइम पीरियड की इंटरवल में क्या होता है, राइज एंड फॉल होता है, ठीक है। सरफेस जो वाटर लेवल है वो राइज जाएगा, वापस उसमें फॉल होता है, इस तरीके से वेव्स जनरेट होती है। तो उन वेव्स को हम टाइडल वेव्स कहते हैं। और टाइड्स के जनरेशन का रीजन क्या होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द जनरेशन ऑफ टाइड इज द अनइक्वल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून। जो अब सन है, जिसमें एक जो भी बॉडी है जिसमें मास है, वो क्या करता है, वो उसका अपना एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगाएगा टुवर्ड्स द वाटर। तो जो अर्थ में जो वाटर है, तो सन की वजह से और मून की इफेक्ट की वजह से जो उनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वो लगाएंगे वाटर में, उसकी वजह से जो ओशन का सरफेस है उसमें राइज एंड फॉल होता है एंड दैट इज नोन एज द टाइड्स, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइड्स, फर्स्ट वन इज लुनार टाइड्स एंड सेकंड वन इज सोलर टाइड्स। Tides generated due to the gravitational attraction of moon are known as lunar tides. Due to lunar tides are generated or developed due to gravitational attraction of moon, and the solar tides are generated due to gravitational attraction of the sun. Okay, so basically two types of tides are there because of sun and moon, gravitational forces applied by the sun and moon. There are two types of tides, first one is lunar tides and second one is solar tides. So basically the lunar tides are more prevalent than the sun. जो lunar tides होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, फोर्सफुली ज्यादा उसमें एनर्जेटिक होती है और फोर्स होता है कंपेयर टू द सोलर टाइड्स, ठीक है। सोलर टाइड्स के कंपैरिजन में जो लूनार टाइड्स होती है वो ज्यादा एफिशिएंट और हाई वेलोसिटी की होती है। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो सन है, जो मून है वो अर्थ के ज्यादा नजदीक है कंपेयर टू द सन, ठीक है। सन के कंपैरिजन में जो मून है वो अर्थ के ज्यादा नजदीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपना ज्यादा इंपैक्ट लगाएगा, उसका फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, तो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा applied by the moon that will be more than compared to the sun, ठीक है। तो मून जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा अर्थ पे उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू सन, क्योंकि सन ज्यादा डिस्टेंस पे है अर्थ से। तो इसलिए जो आपकी लूनार टाइड्स होती है वो ज्यादा प्रेवलेंट होती है, ज्यादा इफेक्टिव होती है कंपेयर टू द सोलर टाइड्स। ओके, तो ये होगा कि टाइड्स बेसिकली क्या होता है आपका, एंड कितने टाइप की टाइड्स होती है, और जो आपकी लूनार टाइड्स होती है वो ज्यादा स्टॉर्म्स क्रिएट कर सकती है या डिजास्टर्स क्रिएट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टाइडल करंट। व्हाट इज द टाइडल करंट, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ टाइड इज टाइडल करंट। जैसे कि आपका जो विंड थी वो भी अगर एयर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दैट एयर इज नोन एज विंड। उसी तरीके से द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ टाइड, जब टाइड्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है दैट इज नोन एज टाइडल करंट। ओके, तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, वी डिवाइड द टाइडल करंट एज अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्शन, कि कौन सा डायरेक्शन में वो फ्लो कर रही है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्लोइंग डायरेक्शन वी डिवाइड द टाइडल करंट इन टू टाइप्स।
First one is flood current and second one is ebb current. Okay, so flood current is the current when tidal current reaches towards the shore. Okay, जो shore होता है मैंने आपको बताया था कि connecting part होता है of land and shore को हम beaches भी कहते हैं. तो shore is the basically connecting part of land and ocean. Okay, तो इसका जो middle connecting sector है, तो अब जो tides है वो अगर shore की towards move कर रही है, shore की direction में move कर रही है. ओके, जैसे कि शोर की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो these currents will be known as, this tidal currents will be known as flood current. Okay, and if these tidal currents are moving away from the shore, if these tidal currents are moving away from the shore towards the ocean, that currents are known as ebb current. Okay, so तो इन जो टाइडल करंट के दो पार्ट्स थे, ebb करंट और फ्लड करंट, तो उनका एज बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम इनको सेगमेंट में डिवाइड करते हैं. क्योंकि जो फ्लड करंट होता है, जो करंट जो टाइडल करंट्स होगी वो शोर की तरफ मूव करेगी, एंड द ebb करंट इज जो फ्लड जो टाइडल करंट्स है वो शोर से अवे, शोर से दूर मूव करेगी, मूव अवे फ्रॉम द शोर, दैट इज नोन एज ebb करंट. ओके, सो द टाइडल करंट्स रोटेट 360 डिग्री वंस और ट्वाइस अ डे. जो आपकी टाइडल करंट्स होती हैं वो एक दिन में 24 आवर्स में एक या दो बार, मिनिमम एक या दो बार पूरा 360 डिग्री रोटेट करती है. जैसे कि आपने देखा होगा वेव होती है वो पूरा रोटेट करके वापस आती है, तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना भी होगा कि जैसे गंगा रिवर के बारे में आपने सुना होगा, तो जैसे कोलकाता साइड में जब गंगा फ्लो करती है तो वो देखिए एक ही टाइम में अपना पूरा डायरेक्शन, कंप्लीट डायरेक्शन चेंज कर देती है. जब वो नॉर्थ से साउथ में फ्लो करती है और उस सेम डे में फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो साउथ से नॉर्थ में फ्लो करने लग जाती है. तो यही इसका रीजंस होते हैं कि टाइडल करंट्स वो पूरा रोटेट करती है ड्यू टू द फोर्सेस, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड जो इसके मोशंस होते हैं. ठीक है, जो अगर कोस्टल एरिया में आ रहा है तो इसका मूवमेंट होता है और ये अपना पूरा डायरेक्शन चेंज करती है. ठीक है, तो ये हो गया कि ऑल अबाउट की जो फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है. तो फिजिकल एनवायरनमेंट का हमने ओवरव्यू देख लिया, जिसमें क्या क्या हमने पढ़ा था, विंड के बारे में पढ़ा था, वेव के बारे में पढ़ा था, क्लाइमेट बेसिकली क्या होता है, वेदर क्या होता है. ठीक है, करंट्स के बारे में हमने देख लिया, करंट्स कैसे जनरेट होती है, टाइड करंट्स क्या होता है, और जो टाइडल करंट होती है उनमें क्या क्या पार्टीशंस है और उनका जनरेशन क्यों हो रहा है, क्या कितने टाइप में हमने उसको डिवाइड किया. ठीक है, तो ये आपका बेसिकली पूरा ओवरऑल ओवरव्यू हो गया फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ एन ओशियन. ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट टॉपिक इज सी फ्लोर मैराइन सॉइल. अब क्या होता है सी फ्लोर मैराइन सॉइल, क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि क्या होता है अब जैसे कि आपका सी फ्लोर मैराइन सॉइल का मतलब है आपका जो ओशन सरफेस है. ठीक है, ये आपका ओशन का सरफेस है, वाटर का सरफेस. ठीक है, अब ये जो आपका वाटर का सरफेस है, ठीक है, तो अब ये हम डीप से जाएंगे और यहाँ पे जब सी फ्लोर आएगा, ठीक है, जो आपका सी है एंड हो रहा है और उसका बॉटम आ रहा है. ठीक है, जब लैंड सरफेस आ रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, सी बेड बॉटम कहते हैं. ठीक है, सी बेड बॉटम और सी बेड फ्लोर कहते हैं. ठीक है, तो इस बॉटम पे अब जब हमें क्या करना होता है, अब इसके नीचे की जो रॉक्स होंगी उनमें हमें ब्रेक करके और एक्सप्लोर करना होता है. ठीक है, एक्सप्लोर करके और हमें प्रोडक्शन लेना होता है. तो जो आपकी जो भी स्ट्रक्चर्स लगेंगे, जो भी प्लेटफॉर्म्स लगेंगे, हम क्या इनमें फाउंडेशन डालेंगे, तो जो भी फाउंडेशन जाएगी, ठीक है, कोई भी अगर स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करना है हमें, ठीक है, इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर इस पे इंस्टॉल करनी है वाटर सरफेस पे, तो उसकी क्या पाइल्स लगेंगी, उनकी फाउंडेशंस लगेंगी. तो फाउंडेशन के लिए ये क्या करेगा, सी बेड में जाके इसका इंटरेक्ट करेगा. ठीक है, तो ये सी बेड में जाके इसकी डिगिंग होगी और ये सी बेड में जाके फिटेड हो जाएगा. तो अब इसको हमें इंसर्ट करना होता है सी बेड में. तो इसको इंसर्ट करने के लिए हमें इसकी जो सी बेड होता है इसकी सॉइल की कंडीशंस पता होनी चाहिए कि ये जो सॉइल में है वो कैसी सॉइल है, जो इसके बिनेथ जो सेडिमेंट्री लेयर्स है उनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना लोड बियर कर सकती है. ठीक है, तो इसलिए जो इसकी सॉइल होती है, लैंड की सी फ्लोर की जो सॉइल होती है उसकी टेस्टिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है. सबसे पहला स्टेप होता है जब हम प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने के लिए, तो दैट इज नोन एज सी फ्लोर मैराइन सॉइल की. हमें सी फ्लोर मैराइन सॉइल की टेस्टिंग करनी होती है कि उसका कंपोजिशन कैसा है, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना लोड बियर कर सकती है, कितना लोड बियरिंग कैपेसिटी है सॉइल की. तो उस सर्वे के लिए हमें फॉर लॉबरिंग
any structure in the seabed, so its characteristics must be known. जैसे कि हमने बताया आपको कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसका लोअर डाउन करने के लिए, वहां पे इसको बिल्ड करने के लिए हमें वहां की जो सी फ्लोर की जो सॉइल है उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ सर्वेस अप्लाई करते हैं, दैट इज अ रिकरेंस सर्वे इज नेसेसरी बिफोर लोअरिंग एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म को डिजाइन और डेवलप करने से पहले यहाँ पे सॉइल का सर्वे किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रिलिमिनरी सर्वे भी कहते हैं। ठीक है, प्रिलिमिनरी सर्वे भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस सर्वे इज आर हाइड्रोफोन्स, वेसल्स हैविंग स्पार्कल्स एंड सॉइल टेस्टिंग। अब ये इक्विपमेंट्स क्या करेंगे, जो हाइड्रोफोन्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे हमारे सी बेड के फ्लोर पे जाके इनको फिटेड किया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोफोन्स क्या करते हैं, कुछ वेव्स होती है, ये आप पूरा जियोफिजिक्स में पढ़ेंगे, ये जियोफिजिकल टूल है बेसिकली हाइड्रोफोन्स। ठीक है, जो कि मराइन एनवायरनमेंट में वर्क करेंगे, ओशन में वर्क करेंगे। तो यहाँ पे ये सी फ्लोर पे जाके फिट होके कुछ वेव्स, सेस्मिक वेव्स को सेंड करेंगे। यहाँ पे रिसीवर्स लगे होते हैं जो इन सेस्मिक वेव्स को रिसीव करेंगे। तो इन रिसीवर्स पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी वेव्स रिसीव हुई है उनको हम डिकोड करके सेस्मिक ट्रेसेस बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी ट्रेसेस मिलते हैं उन ट्रेसेस की हेल्प से हमें नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो फाइंड आउट करते हैं कि नीचे का जो इस लैंड के नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसकी वो इमेज प्रोवाइड करता है कौन, हाइड्रोफोन्स। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिकली जियोफिजिकल टूल। ओके, नेक्स्ट इज वेसल हैविंग स्पार्कल्स। ठीक है, तो जो वेसल स्पार्कल्स क्या होता है बेसिकली, दिस इज आल्सो अ जियोफिजिकल टूल। ठीक है, तो जो स्पार्कल्स होता है ये जियोफिजिकल टूल है जो कि वेसल्स पे लगा होता है। ठीक है, तो ये जो स्पार्कल्स है इसकी हेल्प, इस टूल की हेल्प से हम जो अर्थ है, सॉरी जो ये जो सी बॉटम होगा इसके डोर में जाके हम अबाउट 80 मीटर तक की डेप्थ का टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, कि इसकी जो नीचे की जो सेडिमेंट्री लेयर्स हैं, जो इस जो सी बेड के नीचे फ्लोर का जो सेडिमेंट्री लेयर्स है वो किस तरह की है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है और वो कितना लोड बियर कर सकती है इसकी हेल्प से। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज सॉइल टेस्टिंग रिग्स। ठीक है, अब जब हमें जैसे कि पर्टिकुलर जिस एरिया में हमें जाके एक्सप्लोरेशन करना है या हमें वहां मतलब हमें प्लांट अपना जो स्ट्रक्चर है वो इंस्टॉल करना है, हम डिजाइन करने वाले, तो हम पहले उस पर्टिकुलर जगह पे जाके जो वेसल्स होती है उसमें सॉइल टेस्टिंग रिग्स लगी होती है। ठीक है, स्पार्कल्स लगे होते हैं, हाइड्रोफोन्स उसमें अटैच होते हैं। ठीक है, तो वो वेसल्स पर्टिकुलर उस लोकेशन के ऊपर जाएगी और वहां से इसका डेटा कलेक्ट करेगी। तो जो आपकी सॉइल टेस्टिंग रिग्स है वहां पे कोरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, कटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। तो क्या करते हैं, हम इस सॉइल की सैंपल्स, यहाँ की जो सॉइल है इसके पोर्स लिए जाते हैं, पोर मतलब एक स्मॉल सेक्शन, इसका सैंपल लिया जाता है। ठीक है, और फिर इसकी टेस्टिंग लेबोरेटरीज में जाके उसकी टेस्टिंग होता है कि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो वो कितना जो लोड है वो जो हमारे स्ट्रक्चर है उसकी डिजाइन कैसे होनी चाहिए, उसका लोड कितना होना चाहिए कि वो उसको सस्टेन कर सके। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को कि का जो लोड है उसको हैंडल कर सके हमारा सी फ्लोर है। तो इसलिए जो आपका सी फ्लोर है उसका टेस्टिंग, जो सी का जो फ्लोर का जो सॉइल है उसकी सॉइल की टेस्टिंग होनी जरूरी है, क्योंकि हर प्लेस पे डिफरेंट लोकेशंस पे जो सॉइल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं, वो डिफरेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बेसिक जो ओवरव्यू था आपका फिजिकल एनवायरनमेंट का वो हमने देख लिया कि ओशन का जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, किन किन फैक्टर से बना होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो सी फ्लोर का जो सॉइल है उसकी टेस्टिंग होना क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है, और कौन कौन सा इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि आपकी जो फ्लोटिंग ड्रिलिंग रिग्स होती है और फिक्स्ड ड्रिलिंग रिग्स, दो टाइप की ड्रिलिंग रिग्स होती है, फ्लोटिंग ड्रिलिंग रिग्स एंड फिक्स्ड ड्रिलिंग रिग्स, तो उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।